आप मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, इसमें मैंने कोई राजनीतिक आक्रमण नहीं किया। मैंने कोई आपने मुझसे पूछा, आपने मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी, मैंने एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं ली, क्योंकि मैं जानता हूं और समझता हूं कि ये टाइम नहीं है। ये टाइम मदद का है। फ्रैंकली बताऊं, हिंदुस्तान की जनता को दर्द हो रहा है, हमें उनके साथ खड़ा होना है, वो काम हम कर रहे हैं। कोई सोचता है कि हिंदुस्तान की आवाज को दबाया जा सकता है तो हिंदुस्तान उसको समझा देगा, कोई भी हो। तो हिंदुस्तान की आवाज को नहीं दबाया जा सकता है, उसमें तो मुझे पूरे कॉन्फिडेंस है। ये क्रिटिसाइज करने का टाइम नहीं है और मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। जो जिस सिचुएशन में हम अब हैं, उस सिचुएशन से हमें आगे बढ़ना है और निकलना है। एक प्रकार से लॉकडाउन हुआ नहीं हुआ वो सब ठीक है, उसकी जगह है, वो हो गया है, वो पास्ट में है। मगर अब खोलने की स्ट्रेटेजी की जरूरत है। दो तीन इस पे मैं आपको न्यूआंस बता देता हूं। आप किसी भी बिजनेस वाले से पूछें तो वो आपको बताएंगे कि जो हमारी सप्लाई चेन है वो रेड, येलो एंड ग्रीन, रेड ऑरेंज एंड ग्रीन सिस्टम के बीच में से निकलती है। तो रेड ऑरेंज एंड ग्रीन का जो हेल्थ केयर वाला सिस्टम है और इकोनॉमिक जो सप्लाई चेन है उसमें क्लैश है। तो उनका कहना है कि ये दोनों चीजों को रिजॉल्व करने की जरूरत है। हमने पहले भी कहा कि पैसे की जरूरत आज है, माइग्रेंट्स को पैसा आज देना है, सपोर्ट आज देना है, गरीब लोगों को आज पैसा देना है, और जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनको आज मदद करनी है, कल नहीं, परसों नहीं, आज। क्योंकि अगर हमने आज नहीं मदद की तो जो जॉब लॉसेस हो रही हैं वो सुनामी बन जाएंगी। तो उसको हमें उनको कॉन्फिडेंस देना है, उनको प्रोटेक्ट करना है। तो पहले सवाल का जवाब यह है कि एक स्ट्रेटेजी निकालनी है, तरीका निकालना है, रास्ता निकालना है, और उसमें कांग्रेस पार्टी मदद करने के लिए तैयार है। क्योंकि हमारे भी स्टेट्स हैं, हमारे पास भी काफी लोग हैं जो इन चीजों को समझते हैं, इकोनॉमिक्स को समझते हैं, और स्पिरिट यही है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आपका दूसरा सवाल, ये जो मेरे कॉन्वर्सेशंस हैं, देखिए नॉर्मली मैं काफी लोगों से बातचीत करता हूं नॉर्मल कोर्स में, और उनमें से काफी लोगों के जो कॉन्वर्सेशंस होते हैं काफी इंटरेस्टिंग होते हैं। तो मैंने सोचा कि एक झलक मैं उन कॉन्वर्सेशंस को हिंदुस्तान की जनता को, लोगों को, बाकी लोगों को भी दिखा दूं। वही बेसिक आइडिया था कि जो एक्सपर्ट से बातचीत हो रही है, जो मुझे सीखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, मैं थोड़ा सा वो दूसरे लोगों को भी दिखा दूं। बाकी उसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। फ्रॉम पीटीआई भाषा, अनवर जी कृपया अपना सवाल पूछिए। सर नमस्कार। सर आप बार बार जो है डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे हैं, उस संदर्भ में आपको क्या लगता है जो केंद्र सरकार का रुख रहा है अब तक राज्यों के प्रति, उसे आप कैसे देखते हैं? और जो प्रधानमंत्री की एक कोट अनकोट स्ट्रांग लीडर की जो छवि है, उसका संकट के इस समय कितना फायदा और कितना नुकसान हुआ है आपके नजरिए में? थैंक यू सर। देखिए फ्रैंकली अगर आप मुझे पूछें, देखिए प्राइम मिनिस्टर की स्टाइल है और वो उसकी जगह है, वो उनका तरीका है, उनका स्टाइल है। मगर ऐसी घटना में मुझे एक स्ट्रांग लीडर के बजाय बहुत सारे स्ट्रांग चीफ मिनिस्टर, एक स्ट्रांग प्राइम मिनिस्टर और बहुत सारे स्ट्रांग डीएम्स, बहुत सारे स्ट्रांग कलेक्टर्स चाहिए। मुझे चाहिए कि हम बीमारी को लोकल लेवल पे ही निपटा दें। हर लेवल पे बीमारी के सामने एक स्ट्रांग हिंदुस्तानी लीडर खड़ा हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो किसान हो। मगर मैं उनकी स्टाइल है, वो अलग है, वो ठीक है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये जो जोन्स बने हैं, रेड, ऑरेंज, ग्रीन, ये नेशनल लेवल से बने हैं।
ये जोन्स स्टेट लेवल पे बनने चाहिए। हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हमें कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पे जो रेड जोन है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है, और जो ग्रीन जोन है वो एक्चुअली रेड जोन है। तो इंफॉर्मेशन स्टेट लेवल लीडर्स के पास है। तो जरूरी है कि जो हमारे जोन्स बन रहे हैं, छोटा सा उदाहरण दिया है, जो हमारे जोन्स बन रहे हैं वो एक्चुअली डीएम और चीफ मिनिस्टर के बेसिस पे बनने चाहिए। डीएम के पास इंफॉर्मेशन है, चीफ मिनिस्टर के पास इंफॉर्मेशन है, दिल्ली में ये इंफॉर्मेशन नहीं है। छोटा सा उदाहरण दिया। कृपया अपना सवाल पूछिए। नमस्कार साहब। कहाँ है? नमस्कार, पूछिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना को लेकर 8 करोड़ किसानों के खाते में पैसा डालने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 मार्च को घोषणा की थी। इसके बावजूद 1 तिहाई किसानों के खातों में चौथी किस्त की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। आपको क्या लगता है इसका क्या कारण हो सकता है? अब इसके बाद इसका मैं कैसे जवाब दूंगा, ये तो आपको सरकार से पूछना पड़ेगा। मगर मेरा कहना है कि जो मैंने राजदीप से कहा कि एकदम डायरेक्ट न्याय का जो आइडिया है उसको आप चालू कीजिए, बिना एक सेकंड जाया करे उसको कर दीजिए। क्यों नहीं किया है? स्पेकुलेशन हो सकता है। मैंने थोड़ा आपको अभी बताया कि सरकार को डर है कि डाउनग्रेडिंग हो जाएगी, उससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता हूं। एबीपी। Can you hear me, Randeep ji? Yes, please go ahead. Thank you, Randeep ji. Namaskar. आशीष जी। Sir, here this side, if you can see me, I'm raising my hand. You don't know which side you are on my screen. Yes, of course. That I'm just, if you can figure me out, I have my hands raised. Okay, got you. How are you, sir? I'm well. Sir, मेरा सवाल है कि आपने जैसे कहा एकदम शुरुआत में कि आपने भी आपके यहाँ इंटरनल डिस्कशंस चल रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ सर, जो डीप फाइनेंशियल क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं अभी, उसको लेकर के आपने अपने जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको क्या सुझाव दिया है ताकि इससे हम बाहर निकल सके? क्योंकि सीमिंगली हम देख रहे हैं बीजेपी रूल्ड स्टेट के चीफ मिनिस्टर से बहुत ज्यादा इसको लेकर के कुछ सुना नहीं है। तो इस डिस्ट्रेस से डील करने के लिए कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स को आपने क्या सजेशन दिया? बिकॉज यू हैव बीन टॉकिंग टू सो मेनी इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स। सर एक जस्ट ऐड, लेट मी ऐड वन मोर थिंग। आपने अभी कुछ दिनों पहले एक इशू और रेज किया था आरोग्य सेतु को लेकर के। एक रैंडम ट्विटर यूजर ने इस पे कुछ सवाल उठाए थे जिसपे आरोग्य सेतु की तरफ से रिस्पॉन्स भी दिया गया था। उन्होंने उन ऑब्जेक्शंस को कहा कि ये चीजें वैलिड नहीं है। आपको क्या लगता है सर इसके बाद की, क्या डू यू स्टिल स्टैंड बाय योर स्टैंड ऑन आरोग्य सेतु कि वो पूरी तरह से फुल प्रूफ नहीं है? अगर इन दोनों सवाल का आप प्लीज काइंडली जवाब दें। तो जो आरोग्य सेतु का वो ऐप है उसको हैकर्स ने तो उसको क्रैक भी कर दिया है, वो तो पब्लिक नॉलेज है। मगर मेरी मेन इशू उसमें ये है कि आप उसको ओपन सोर्स करिए। उसका जो इंटरनल प्रोग्राम है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो पूरा सबको खोल के दिखा दीजिए। सिंगापुर का जो ऐप है वो ओपन सोर्स है, उसको कोई भी खोल के देख सकता है। तो मेरा कहना है कि आप ट्रांसपेरेंसी लाइए, कंफर्ट दीजिए लोगों को, और फिर आप ट्रांसपेरेंसी लाएंगे और कंफर्ट देंगे तो फिर आप ऐप चलाना चाहते हैं चला सकते हैं। सर जो स्टेट चीफ मिनिस्टर्स को आपने, स्टेट चीफ मिनिस्टर, देखिए मेरा रोल उनको एडवाइस करने का नहीं है। मेरा रोल, जो हमारे 3 चीफ मिनिस्टर्स हैं, मनमोहन सिंह जी कांग्रेस प्रेसिडेंट, हम सब कुछ ही दिन पहले हमने एक डिस्कशन किया, और उस डिस्कशन में जनरली जो हमारे पंजाब, राजस्थान, पौंडीचेरी में जो छत्तीसगढ़ में जो सिचुएशन है उसके बारे में उन्होंने हमें ब्रीफ किया। उनका कहना था कि लड़ने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है, और उनका कहना था कि जो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो उनको पैसा मिलना चाहिए वो उनको मिल नहीं रहा है, तो उनको बोरो करने की जरूरत, बोरो करना पड़ रहा है, उससे उनको काफी मुश्किल हो रही है। ये बेसिक उनकी पोजीशन थी। और फिर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग इश्यूज थे। पंजाब में इशू था कि जो मैंने सप्लाई चेन की बात की, कि अगर आपने मेन सप्लाई चेन की जगह रेड कर दिया तो फिर मतलब वहां पे इकोनॉमी शुरू ही नहीं हो सकती।
सर मतलब छत्तीसगढ़ में आपके स्टेट्स कैसे निकले, ये क्या सुझाव दिया आपने? क्या आप अपना अगला सवाल, 2 सवाल आप पूछ चुके हैं? नहीं, मैं देखिए, हमने उनसे कहा कि आप इंफॉर्मेशन लेके, डिस्ट्रिक्ट लेवल से इंफॉर्मेशन लेके डिस्कस करके इंडिविजुअल स्टेट की आप स्ट्रेटजी बनाइए। अगर इनपुट की जरूरत है तो हम पीरियोडिकली जो हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं उनको एक साथ बैठाकर डिस्कशन करके हम असिस्ट कर सकते हैं। बट हमने कोई ऊपर से फोर्सिबली कोई सजेशन नहीं दिया है। थैंक यू सर। कैन आई गो टू मौसमी फ्रॉम आज तक? मौसमी जी अपना सवाल पूछिए प्लीज। वेयर आर यू मौसमी? राहुल जी नमस्कार, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, आप कहाँ हैं? जी मैं सीपी में बैठी हूँ, कैनॉट प्लेस में हम लोग का एक दफ्तर बना है आज तक का, तो वहाँ पे बाहर पेड़ के नीचे बैठ के आपसे सवाल कर रहे हैं। अच्छा बताइए। राहुल, आज तक आपसे ये सवाल करना चाहता है, एक तरफ लॉकडाउन 3 में कुछ रिलैक्सेशन हुए हैं, इकोनॉमी को खोलने की बात की गई है और कई रियायतें सरकार ने बरती हैं। दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं कि अस्पतालों में डेड बॉडी क्लेम करने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं, घरों में मौत हो जा रही है क्वारंटीन में और कोई लेने के लिए नहीं आ रहा है। स्वास्थ्य को लेके एक बहुत बड़ी त्रासदी जो है वो अनफोल्ड कर रही है। तो मैं पूछना चाह रही थी आपसे कि क्या केंद्र सरकार ट्रायल और एरर मेथड पे चल रही है, उसको नहीं मालूम है कि वो क्या कर रही है, और क्या ये हजारों लाखों लोगों की जान की और स्वास्थ्य की कीमत पर आई कांट हियर, थोड़ा लास्ट बिट फिर से रिपीट कीजिए मौसमी जी। मैं ये बोल रही थी राहुल कि क्या आपको लगता है कि सरकार ट्रायल और एरर मेथड पे चल रही है? जो रिलैक्सेशन किया गया इसको सोच समझ के करना चाहिए था। तमाम डॉक्टर अब जो है ड्यूटी पे नहीं आना चाहते हैं, दिल्ली के आधे डॉक्टर हरियाणा में फंसे हैं, तो एक स्वास्थ्य को लेकर बड़ी त्रासदी अनफोल्ड कर रही है, डेड बॉडीज क्लेम नहीं हो रही है, लोग डरे हुए हैं। तो जो मानसिक रूप से आप कह रहे थे सेंसिटाइज करने की जरूरत है जनता को, क्या आपको लगता है कि सरकार ट्रायल और एरर पर चल रही है और हजारों लाखों लोगों का स्वास्थ्य और जान जो है वो दांव पर है? देखिए, अगर फेयरली बात बोली जाए तो जिस सिचुएशन में आज हिंदुस्तान है, नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। अब जो नहीं, कहां गई? हाँ, ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है जी। तो कोई इसमें नॉर्मल सॉल्यूशन नहीं निकलने वाला है। मेरा कहना है कि सॉल्यूशन है। अगर हम डिसेंट्रलाइज करें और इस लड़ाई को डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ले जाएं तो हिंदुस्तान सॉल्यूशन निकाल सकता है। अगर इस लड़ाई को हम पीएमओ में रखेंगे तो लड़ाई हारी जाएगी। तो प्राइम मिनिस्टर को पावर डिवॉल्व करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर्स पर भरोसा करना पड़ेगा और चीफ मिनिस्टर्स को डीएम्स पर भरोसा करना ही पड़ेगा। और अगर हमने सेंट्रलाइज किया तो फिर कैलामिटी होने वाली है। मगर मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं जो मैंने पहले बोली। देखिए, लॉकडाउन ने सिर्फ हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की साइकोलॉजी बदल दी है जी। लॉकडाउन से पहले कोविड डेडली डिजीज नहीं थी। लॉकडाउन के बाद लोगों के दिमाग में कोविड डेडली डिजीज हो गई है। ये एक्चुअली गलत फहमी है। कोविड डेडली डिजीज है मगर 1% लोगों के लिए, और हमारा फर्ज बनता है कि हम उस 1% को पूरा प्रोटेक्शन दें और उनमें से एक व्यक्ति को बीमार ना होने दें। मगर हमारा यह भी फर्ज बनता है कि देश की जनता को बताना और समझाना कि 99% लोगों के लिए यह फेटल बीमारी नहीं है। यह प्रधानमंत्री को बहुत अग्रेसिवली करना चाहिए, हम सबको बहुत अग्रेसिवली करना चाहिए, क्योंकि आज हिंदुस्तान में, बाकी दुनिया में डर का माहौल है। और अगर हम लॉकडाउन को हटाना चाहते हैं, डर के माहौल को मिटाना ही पड़ेगा।
नहीं तो आप सब कुछ खोल दो, कोई बाहर नहीं आने वाला है। तो मैं आपको भी, प्रेस वालों को भी ये मैसेज देना चाहता हूं कि आपको भी ये रियलिटी बतानी चाहिए कि 99% हिंदुस्तानियों के लिए ये डेंजरस डिजीज नहीं है। 1% 2% के लिए जरूर डेंजरस है। राहुल, रियलिटी सरकार से भी आनी चाहिए। हकीकत ये भी है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस वार्ताएं लगातार अब पोस्टपोन और कैंसिल हो रही है। लगातार डबलिंग जो है वो उसका पीरियड कम होता जा रहा है और प्रेस वार्ता कम होती जा रही है सरकार की तरफ से। तो ऊपर से इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, ऐसे में मीडिया आगे क्या जानकारी दे, इससे और कियोस और पैनिक फैलता है। तो लगातार प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। मैं आपको अपनी साइड से बता देता हूं, फिर आप शायद माने ना माने। जितना आप इसको कम सेंसेशनलाइज करेंगे, जितना आप इसकी रियलिटी बताएंगे, उतना हिंदुस्तान को फायदा होगा। रियलिटी बड़ी क्लियर है, 1 to 2% के लिए डेंजरस डिजीज है, 95% लोगों के लिए, 99% लोगों के लिए ये डेंजरस डिजीज नहीं है। और ये जो माहौल, डर का माहौल है, इससे हमें निकलना ही पड़ेगा। और जितना जल्दी हम निकलेंगे उतना जल्दी हम नॉर्मेलिटी में जा सकते हैं। तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, प्रधानमंत्री की भी बनती है। आज हमें ये भूल जाना है कि मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का हूं, मैं आरएसएस का हूं, मैं बीजेपी का हूं। नंबर 1 मैं हिंदुस्तानी हूं। हिंदुस्तान में डर मिटाना है और हिंदुस्तान की जो इकोनॉमिक सिस्टम है वापस उसको पटरी पे लाना है। हाय, कैसे हैं राहुल जी? नमस्कार। आई एम ओके, हाउ आर यू? आई एम गुड। मैं इधर हूँ, आपको दिख रही होंगी। आई एम रेजिंग माय हैंड। आई नो, बट you're outside, you're not in office. I am also. I am at Vijay Chowk at this moment, so we are not in office. Most of the time we are on field only. राहुल जी, मैं आपसे पूछना चाहती थी जॉब क्रिएशन पर, क्योंकि बहुत सारे लोग बेरोजगार हुए हैं इस पूरे कोविड-19 की प्रक्रिया के दौरान। इनफैक्ट विदेशों से भी काफी सारे भारतीय हैं, 2 लाख के करीब भारतीय जो खाड़ी देशों से वापस आएंगे। तो आपको लगता है कि ऐसे लोगों के लिए भी एक रिहैबिलिटेशन पॉलिसी होनी चाहिए जो अपनी जॉब लूज करेंगे? माइग्रेंट वर्कर्स को हम देख ही रहे हैं। तो ये रिहैबिलिटेशन प्लान इन टर्म्स ऑफ देयर जॉब अपॉर्चुनिटी पोस्ट कोविड-19 आपको लगता है एक बड़ा चैलेंज है? और जहां तक बात की जाए कांग्रेस शासित राज्यों की, तो क्या आपके जो कांग्रेस रूल स्टेट्स हैं, क्या वो कोई स्ट्रेटेजी पर रिहैबिलिटेशन पोस्ट कोविड इसको लेकर के काम कर रहे हैं अभी? मेन बात जो डिमांड है उसको क्रिएट करने की है। डिमांड आप क्रिएट करेंगे, सप्लाई क्रिएट होगा। अभी डिमांड बंद है, सप्लाई बंद है। डिमांड क्रिएट करने के लिए आपको पैसा डालना पड़ेगा एकदम। एक तरफ आपको, जो मैंने न्याय की बात बोली, एकदम वो करना पड़ेगा। किसानों की मदद, किसानों के हाथ में पैसा डालना पड़ेगा। जो गरीब लोग हैं उनके हाथ में पैसा डालना पड़ेगा। और जो हमारा सबसे बड़ा जॉब क्रिएटर है, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री, उसको फाइनेंशियली प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और जो मैंने पहले पॉइंट बनाया कि आप स्मॉल एंड मीडियम को लार्ज इंडस्ट्री से हटा नहीं सकते, लिंक्ड हैं। तो आपको सिलेक्टिवली जो हमारी लार्ज इंडस्ट्रीज हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जॉब क्रिएशन जब होगा जब स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज में कॉन्फिडेंस आएगी और इंजन स्टार्ट होगा। और आखिरी बात जो मैंने दोहराई, अगर डर का माहौल नहीं हटा तो लॉकडाउन नहीं हटने वाला है। तो एक्टिवली डर के माहौल को चैलेंज करना है। आपको भी करना है, मुझे भी करना है, पीएम को भी करना है, मिलकर करना है। लेकिन राहुल जी, आपको लगता नहीं कि डर के माहौल को चैलेंज करने के कुछ रेपरकशन भी हो सकते हैं? लोग शायद बहुत लाइटली लेने लग जाएं चीजों को। नहीं, लाइटली नहीं लेना है, रियलिटी बतानी है। रियलिटी है कि डिजीज 1 to 2% के लिए बहुत डेंजरस है। ये रियलिटी है, सच्चाई है। डायबिटिक्स के लिए, हार्ट पेशेंट्स के लिए, लंग पेशेंट्स के लिए डेंजरस है, रियलिटी है। मगर जो हेल्थी लोग हैं उनके लिए ये डेडली डिजीज नहीं है। जरूर प्रॉब्लम हो सकती है, मगर 90% लोगों को मृत्यु नहीं होने वाली।
90% लोगों की मृत्यु नहीं होने वाली है। ये रियलिटी आपको भी बतानी है, हमें भी बतानी है। शंकर जी एनडीटीवी से, कृपया अपना सवाल पूछिए। जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी जी। राहुल, आपको याद होगा कि पिछली बार जो आपने पिछले महीने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, शायद 16 अप्रैल को, तो मैंने ट्रेन का सवाल पूछा था। आपने तब कहा था कि मैं एक्सपर्ट नहीं हूं और एक्सपर्ट की राय जो है वो अलग अलग तरह की है, सरकार को चाहिए कि एक्सपर्ट से वो पूछ के फैसला ले। अब जबकि सरकार ने फैसला ले लिया है, ट्रेन जो है वो कुछ तादाद में चलाई जाने लगी है, अभी भी ये देखने को आ रहा है कि बहुत सारे हजारों की तादाद में या लाखों की तादाद में जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं वो सड़क के रास्ते, रेल लाइन के रास्ते जा रहे हैं। कर्नाटक जैसे स्टेट में एक बार ट्रेन रोक दी जाती है, फिर उसके बाद ट्रेन चलाने की बात होती है। तो जो एक समस्या है माइग्रेंट लेबरर्स की, वो लगातार बनी हुई है, बहुत ही कंपेलिंग है। तो क्या आप सरकार को ये सुझाव देंगे कि जब ट्रेन चलाने का फैसला कर लिया है तो इसको थोड़ा ज्यादा तेज करे, तमाम मेडिकल प्रोटोकॉल को साथ रखते हुए, ताकि ये जो आवाजाही का जो काम है वो जल्दी पूरा किया जा सके और दूसरी चीजों पर कंसंट्रेट किया जा सके? कांग्रेस प्रेसिडेंट ने जो रेलवे फेयर की बात उठाई वो बिल्कुल मुझे लगी बिल्कुल सही थी, कंपैशनेट थी। अच्छी बात बोली कांग्रेस प्रेसिडेंट ने। देखिए, सेफली करना चाहिए। आप जितना भी टेस्ट कराना चाहते हैं कराइए, मगर जो माइग्रेंट लेबर का जो हक है, जो राइट है, वो उसको मिलनी चाहिए। रिस्क लिए मत कीजिए, बिना टेस्ट मत कीजिए, मगर टेस्ट किए सेफली जरूर माइग्रेंट को अपने घर वापस भेजना चाहिए। थैंक यू सर। न्यूज 18 से अरुण कुमार सिंह जी। न्यूज 18 से अरुण कुमार सिंह। या बताइए। जी। राहुल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। अच्छा, सवाल आपसे मेरा ये है कि हेलो, बोलिए बोलिए, सुनाई दे रहा है। कल मैं एम्स के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, उनके साथ इंटरव्यू कर रहा था। उन्होंने कहा कि तमाम स्टडीज हुई हैं जिससे ये साबित होता है और जिससे इस बात के आसार हैं कि जो पीक सीजन है कोविड-19 का हिंदुस्तान में वो जून और जुलाई में आने वाला है। यानी अभी वर्स्ट आना बाकी है, अभी जो चल रहा है वो तो कुछ भी नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि भारत सरकार के कार्यों को आप नजदीक से देख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लगता है कि भारत सरकार तैयार है? और दूसरी बात जो है कि माइग्रेंट लेबरर्स लाखों की संख्या में फंसे हुए हैं। आपकी पार्टी के ही लोग आरोप लगा रहे हैं कि हमने 5 ट्रेन, स्पेशल ट्रेन मांगी, हमको 2 मिल रही है, 3 मिल रही है, ट्रेन नहीं मिल रही, हम किराया देने को तैयार हैं लेकिन हमको ट्रेन मिल ही नहीं रही है। इन दोनों मुद्दों पर आपकी राय जानना चाहता हूँ। सरकार जनरली माइग्रेंट लेबर्स को रिस्ट्रिक्ट करना चाह रही है, और मैंने वो अभी पहले जवाब दिया कि उस प्रकार से रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। टेस्टिंग होनी चाहिए, और जो उनका हक है अगर वो घर वापस जाना चाहते हैं तो अलाउ कर देना चाहिए। आपने पीक की बात बोली। एम्स के डायरेक्टर कह रहे हैं कि जून में होगा, जुलाई में होगा। फ्रैंकली अगर आप मुझसे पूछें, मुझे लगता है कि उसके बाद भी हो सकता है। मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मगर मुझे लगता है कि जो हमारी सिचुएशन है, पीक और देर में भी आ सकती है। मगर जून में आए, जुलाई में आए, सितंबर में आए, जब भी आए, हमें जो हमारा लॉकडाउन है उससे ट्रांजिशन तो करना है। किस प्रकार से करना है वो सरकार को जल्दी से जल्दी डिसाइड करके इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। फिलहाल जो तैयारी मैंने पूछा, आप तो तैयारियां भी देख रहे हैं, आप फैसले देख रहे हैं। आपकी पार्टी, रणदीप जी, नहीं बोलने दीजिए। रणदीप जी बोलिए अरुण। मैं ये पूछ रहा था कि जो आप आर्थिक पैकेज की मांग कर रहे थे आपके मुख्यमंत्री, वो पैकेज आपको अभी मिला नहीं। आपके ही मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की तरफ से एक शब्द उस पर नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं हम तो 1,70,000 करोड़ दे दिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ जी। हाँ, नहीं, हमारे चीफ मिनिस्टर्स से क्लियर हमें इनपुट मिल रहा है कि जो पैसा उन्हें मिलना चाहिए वो दिल्ली की सरकार नहीं दे रही है। हमारा इंफॉर्मेशन है कि यही फीलिंग बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स को भी है। हमने इनफॉर्मली पता लगाया है, उनके स्टेट्स में भी ये फीलिंग है कि स्टेट्स को यूनिवर्सली पैसा नहीं दिया जा रहा है। ये रियलिटी है। आप तो अपनी जनसभा में लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि आपने कहा कि यहाँ पे 2 इंडिया है, 2 भारत, एक अमीर भारत है, गरीब भारत है।
और अभी कल मैंने प्रधानमंत्री का एक पुराना भाषण देखा जिसमें उन्होंने कहा कि जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल में दिखता है वो हवाई जहाज में दिखना चाहिए। तो 6 साल के बाद क्या वो दिख रहा है हवाई चप्पल वाला व्यक्ति हवाई जहाज में? और जो किसानों की समस्या है खासतौर पर लॉकडाउन के समय में, क्या आपको लगता है कि किसानों के लिए भी सरकार को कोई आर्थिक पैकेज अनाउंस करना चाहिए, घोषणा करनी चाहिए? एक छोटा सा सवाल आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ है कि आपकी पार्टी में अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था के कई जानकार हैं, चाहे मनमोहन सिंह जी की बात करें, पी चिदम्बरम जी की बात करें, और आपने शुरू भी किया है, रघुराम राजन हो या अभिषेक बनर्जी हो। क्या कांग्रेस पार्टी अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार से सीधे संवाद की पहल करेगी? नहीं, देखिए, हम सजेशंस दे रहे हैं। जो भी हमें लगता है जिससे फायदा होगा वो इनपुट हम सरकार को दे रहे हैं। सरकार की जनरल स्टाइल ऑपोजिशन से बात करने की नहीं है, उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया है, बट हम जो हमारा काम है वो कर रहे हैं। हमें लगता है कि 4-5 चीजें इमीडिएटली करनी चाहिए। मैंने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला, इस वाले में भी बोल रहा हूं कि पैकेज की जरूरत है, एकदम कीजिए। हमने एमएसएमईज के बारे में क्लियर फ्रेमवर्क बनाया है, इनकम सपोर्ट का क्लियर फ्रेमवर्क बनाया है। एक और सजेशन, मनरेगा को आप 200 दिन का कीजिए, ये भी हमने सजेशन दिया है। तो हम अपना काम करते जा रहे हैं। देखिए, 2 हिंदुस्तान हैं और जरूर जो कोविड का असर है जरूर गरीब हिंदुस्तान को ज्यादा लग रहा है, जरूर। और इसीलिए सरकार को जो हमारे गरीब लोग हैं, जो हमारे किसान हैं, जो हमारे मजदूर हैं, उनके खाते में एकदम पैसा डालना चाहिए। थैंक यू सर। मोहित दुबे फ्रॉम न्यूज नेशन, प्लीज। मोहित। राहुल जी नमस्कार। राहुल जी नमस्कार। एक सेकंड, मोहित दुबे न्यूज नेशन से बोल रहा हूँ। नमस्कार मोहित जी। मेरा सवाल ये है कि लगातार अर्थव्यवस्था को लेकर आप चर्चा भी कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खासतौर पर पीएम केयर फंड में पैसा इकट्ठा हो रहा है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने पैसा दिया है, आम लोगों ने पैसा उसमें दिया है। उसमें कितना पैसा अब तक खर्च हुआ, क्या कांग्रेस पार्टी इसकी डिमांड करती है, पूछेगी कि कितना पैसा इकट्ठा हुआ, कितना खर्च हुआ? और एक और सवाल छोटा सा इससे जुड़ा हुआ है कि लगातार आप लोग जो कह रहे हैं कि जो रेलवे का किराया है उसको लेकर आपकी जो संगठन है राज्यों की, वो लोगों की मदद कर रही है, चाहे अमेठी की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो या दूसरे राज्यों की बात हो। लेकिन सरकार का कहना है और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है, वो मदद नहीं कर रही है। नहीं, देखिए, ये आप मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, इसमें मैंने कोई राजनीतिक आक्रमण नहीं किया। मैंने कोई आपने मुझसे पूछा, आपने मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दी, मैंने एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं ली, क्योंकि मैं जानता हूं और समझता हूं कि ये टाइम नहीं है। ये टाइम मदद का है। फ्रैंकली बताऊं, हिंदुस्तान की जनता को दर्द हो रहा है, हमें उनके साथ खड़ा होना है, वो काम हम कर रहे हैं। आपका दूसरा सवाल क्या था? वो पीएम फंड। देखिए, जो मैंने कोविड ऐप के बारे में बोला वही पीएम फंड के बारे में बोल रहा हूं। उसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए किसने पैसा दिया, कितना पैसा दिया और किसको दिया। आप क्लियर कर दीजिए, ऑडिट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। उजाला से विनोद अग्निहोत्री जी, गो अहेड प्लीज। विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार हैं अमर उजाला से। हाँ जी। राहुल जी नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि कोविड के नाम पर सरकारों को बहुत ज्यादा इमरजेंसी अधिकार मिल गए हैं और लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स और लेबर राइट्स को जो है कंट्रोल किया जा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने और मध्य प्रदेश की सरकार ने लेबर रिफॉर्म्स के नाम पर बहुत सारे लेबर राइट्स जो है वो खत्म कर दिए हैं। इस पर कांग्रेस पार्टी का और आपका क्या स्टैंड है? क्योंकि ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेटिक राइट्स को कर्व करने का एक तरीका कोविड के नाम पर एडमिनिस्ट्रेशन को, अथॉरिटीज को मिल गया है। हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है कि हिंदुस्तान को किस प्रकार से चलाया जाएगा, क्या रूल्स होंगे,
क्या अधिकार दिए जाएंगे लोगों को, और हम उन अधिकारों को डिफेंड करेंगे। जरूर इमरजेंसी सिचुएशन है, कोविड बीमारी और जो लॉकडाउन है इमरजेंसी सिचुएशन है, मगर ये जो एक प्रकार से कानून बनाए जा रहे हैं ये परमानेंट नहीं होने देंगे। मतलब इनको सिर्फ मैं आपको बता देता हूं, देखिए हमारी बात नहीं है जी। अगर कोई सोचता है कि हिंदुस्तान की आवाज को दबाया जा सकता है तो हिंदुस्तान उसको समझा देगा, कोई भी हो। तो हिंदुस्तान की आवाज को नहीं दबाया जा सकता है, उसमें तो मुझे पूरे कॉन्फिडेंस है। लेट मुकेश स्पीक। मुकेश जी बताइए। हाँ, राहुल जी, मेरा सवाल इंडियंस को जो बाहर हैं, विदेशों में है, उनको भारत लाने के बारे में है। लेकिन उससे पहले मैं आपके जो कन्वर्सेशन चल रहे हैं उसके बारे में आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने हम जैसे जर्नलिस्ट को सिखाया है कि किस तरह से अच्छा इंटरव्यू पोलाइटली कंडक्ट करना चाहिए, किस तरह से लोगों से नॉलेज लेनी चाहिए। वो इंटरव्यू नहीं है भैया, बहुत पोलाइटली आप बहुत वो कॉन्वर्सेशन है, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज है। लेकिन मैं आपका फैन नहीं है, बट काफी मतलब इंटरेस्टिंग बातचीत हो रही है। हाँ, मेरा सवाल ये था कि हम लोगों ने इटली, ईरान, वुहान और जापान से इंडियंस को लाए और फ्री ऑफ कॉस्ट लाए। वो स्टूडेंट्स थे, वो डिस्ट्रेस में थे। लेकिन जब खाड़ी देशों से मजदूरों को लाने की बात हुई, कामगारों को लाने की बात हुई, तो उनसे भारत सरकार चार्ज ले रही है। ये कहाँ तक उचित है? गलत है। सब हिंदुस्तानी एक हैं, सबको एक ही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। और अगर हम लोगों को ट्रांसफर करने की बात करते हैं इस सिचुएशन में, सिर्फ हमें एक चीज चेक करनी है कि वो मेडिकली चेक्ड हैं, हाँ या ना। अगर मेडिकली चेक्ड हैं, सेफ हैं, तो उनको ट्रांसफर करने की कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।